चलो वेलकम बैक टू द क्लास। थ्योरी का क्लासेस होगी अब से, है ना। अगली 4, 5, 6 जो भी क्लास होंगी सारी थ्योरी की, न्यूमेरिकल पोर्शन कोई नहीं होगा। अब इसमें जो है हम जो हमारा यूनिट 1 है ना वो हम सॉल्व करेंगे पूरा। यूनिट 1 हम पढ़ने वाले हैं और यूनिट 1 किसकी थी? पार्टनरशिप की, है ना। इसको बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी का हम पूरा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। वैसे तो साझेदारी के हमने 4 पार्ट पढ़े थे, है ना। पहला क्या पढ़ा था? परिचय। दूसरा नए साझेदार का प्रवेश। नंबर 3 पढ़ा था पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण या मृत्यु। और लास्ट हमने पढ़ा था साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। ये 4 चैप्टर पढ़े हमने साझेदारी में। एक एक करके थ्योरी पढ़ने। पहले परिचय वाले के बारे में समझते हैं, इंट्रोडक्शन जो है इसका वो समझेंगे पहले। समझो साझेदारी क्या है। जब भी कोई 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा व्यक्ति दोनों साथ मिलके, या 2 से ज़्यादा जो भी व्यक्ति हैं सब लोग साथ मिलके किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें कि इन फ्यूचर भविष्य में उनको लाभ कमाने की आशा हो। एक दूसरी बात है कि उनको हानि हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है किसी भी बिजनेस को आप करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ही होगा हमेशा, लेकिन सोचा ये जाता है जब भी कोई बिजनेस किया जाएगा तो उसमें फ़ायदा ही होने वाला है। ये सोच के हम अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं या किसी काम में कोई पैसा लगाते हैं 2 या 2 से अधिक लोग मिलके, तो उसको साझेदारी कहा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ये। लेकिन एक बात काम की याद रखनी है, अगर मानो 2 व्यक्ति हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों ने मिलके कोई इल्लीगल काम कर दिया, गैर कानूनी, जैसे चोरी कर ली, जैसे कहीं पे कुछ लूट लिया, है ना, तो वो साझेदारी नहीं माना जाएगा। पहला काम है लीगल होना चाहिए, कानून की दृष्टि में इल्लीगल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। तो पहला काम को क्या समझ में आया? इसमें कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? कम से कम व्यक्ति रहेंगे यहाँ पे कितने? 2। और अधिक से अधिक व्यक्ति कितने रहेंगे? अधिक से अधिक व्यक्ति रहेंगे 50। लेकिन इन 50 को 100 किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल। साझेदारी अधिनियम में ऐसा रूल है कि वैसे तो मैक्सिमम लिमिट 50 की है, लेकिन आप इसको बढ़ा के 100 तक ले जा सकते हो। बात समझ गए? ये जो नियम है, कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति या 100 तक ले जा सकते हो, ये दोनों ही वैल्यू या दोनों ही नियम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग है। जो नया पैटर्न आया 2013 में, ये जो है ये लागू हो गया है। जो भारतीय कंपनी अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम जो लागू हुआ वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 से। क्या इससे पहले कोई और अधिनियम चलता था कंपनी का? हाँ, इससे पहले जो भारतीय कंपनी अधिनियम था वो कौन सा था? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 इससे पहले चलता था। क्या साझेदारी पे पहले वाला अधिनियम लागू होता था? नहीं। 2013 से पहले भारतीय कंपनी अधिनियम सिर्फ कंपनी पे लागू होता था, साझेदारी के लिए अलग एक प्रावधान था। लेकिन 2013 आने के बाद में बहुत से प्रावधान भारतीय कंपनी अधिनियम में लगा दिए गए, साझेदारी अधिनियम को हटा दिया गया। कुछ प्रावधान अब भी साझेदारी अधिनियम के लगते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान भारतीय कंपनी अधिनियम के लगते हैं। फिर साझेदारी अधिनियम कौन सा है? वो चेंज नहीं हुआ है, वो पहले वाला ही है। वो कौन सा है? उसको बोलते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब बात क्या समझनी है कि ये भारतीय कंपनी अधिनियम में ये तो फॉर्मेट अभी बना है, ये अब के अकॉर्डिंग है। क्या पहले भी ऐसे ही थे? नहीं। भारतीय साझेदारी अधिनियम में ये वैल्यू नहीं थी।
कुछ और वैल्यू थी। कैसे था वहाँ पे? इसके अकॉर्डिंग कम से कम कितने व्यक्ति? कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक मैक्सिमम लिमिट कितना था? तो मैक्सिमम में 2 वैल्यू थी बेटा। अगर कोई सामान्य व्यवसाय है, तो 20% 20, और अगर कोई बैंकिंग व्यवसाय है तो मैक्सिमम कितना? 10। बात अभी आती है कि सामान्य व्यवसाय क्या है और बैंकिंग व्यवसाय क्या है। सामान्य व्यवसाय वो जो सेवाएं प्रदान करते हैं या वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। किसी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, गाड़ी तुमने किराए पे ली, सामान अपना एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया या खुद ट्रैवल किया, वो सामान्य व्यवसाय है। सामान खरीदा, सामान बेचा, वो सामान्य व्यवसाय है। बैंकिंग व्यवसाय में क्या आता है? जो कि जमा को स्वीकार करते हैं, पैसे को जमा के रूप में स्वीकार करेंगे, उस पर ब्याज देंगे, और तुमको ज़रूरत है तो ऋण के रूप में तुम्हें लोन देंगे वो, और तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे। मतलब जो बैंक का काम होता है। बैंक तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे का लेन देन करता है, ना तो कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है, और ना ही तुम्हें इधर से उधर छोड़ने का काम करता है, ना ही कोई वस्तु बेचता है, ना ही कोई वस्तु खरीदता है। तो बैंकिंग व्यवसाय में 10 व्यक्ति मैक्सिमम, और सामान्य व्यवसाय में 20 व्यक्ति। लेकिन ये कब चल रहा था? अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब 2013 से पहले। लेकिन जैसे 2013 आया, 2014 में लागू हुआ, उसके बाद ये पैटर्न बदल गया। अब पैटर्न क्या है? कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 50 व्यक्ति। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 व्यक्ति हो सकते हैं। बताओ, ये बात समझ गए आप? सबको क्लियर है एकदम साझेदारी का ये पैटर्न? ठीक, करो इसको नोट डाउन, समझो। अब नया टॉपिक क्या है? बेसिक पढ़ने के बाद में आया साझेदारी फर्म की विशेषताएं। डेफिनेशन से भी क्लियर होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा है ना, वैसे इसकी कुछ विशेषताएं। अब एक एक करके समझते हैं हम क्या है। पहला दे रखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इस विशेषता में बोला है कि उसके पास कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए या 2 से ज़्यादा, लेकिन ये नहीं बोला ज़्यादा कितने होने चाहिए। तो आपको पता रहना चाहिए इसमें कि अभी मैंने बताया था कि इसमें जो कम से कम कितने व्यक्ति हैं? 2। ये तो है मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मेट है बेटा? अभी बताया था 50 का फॉर्मेट है, लेकिन इसको 100 तक हम बढ़ा सकते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100। अगला क्या दे रखा है? समझौता या अनुबंध। दोनों की बात समझनी है। समझौता, अनुबंध, दोनों बात एक ही है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप किसी काम को करते हो लीगल बेसिस पे, कानूनी दृष्टि में, तो उसका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझौता। आपस में कोई ना कोई अनुबंध हुआ होगा कि हम आगे चल के इस चीज़ को ऐसे बांट लेंगे, या आगे चल के इस चीज़ में इतने पैसे लगाएंगे। मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में कहीं बाहर जाने वाले हैं, और आप में पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जितना भी एक्सपेंस होगा फाइनल में जाके आधे आधे बांट लिए जाएंगे। अभी तुम सारे एक्सपेंसेस कर दो, तो तुम्हारा फ्रेंड क्या करेगा? सारे एक्सपेंसेस अपनी जेब से करेगा। जैसे तुम ट्रिप से वापस आओगे बता देगा भाई टोटल खर्चा 5000 का हो गया, तो 2500 तुम्हारे खाते में और 2500 उसके खाते में। तो पहले से जो अनुबंध कर लिए जाते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं क्या? समझौता या अनुबंध। पहले से आपसी समझौते होते हैं, आपसी जो बातचीत हो जाती है ना, ये क्या होता है? समझौता, अनुबंध। अब बात करते हैं पार्टनरशिप के बेसिस में। जब भी पार्टनरशिप होती है तो जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो आपस में समझौता करते हैं, अनुबंध करते हैं। किस बात का अनुबंध? कि हम कितनी कैपिटल लगाएंगे। किस बात का अनुबंध? कितना हम प्रॉफिट लेंगे, अगर लॉस होगा तो कितना लॉस लेंगे, हमको ब्याज कितना मिलेगा, अगर ड्राइंग किया तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, है ना। और किसी वजह से हम फर्म को छोड़ के जाते हैं तो हमको क्या भरपाई करनी पड़ेगी, नया पार्टनर आता है तो उसको क्या लेके आना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का समझौता किस में हो जाएगा? इस पार्ट में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगला क्या है? व्यवसाय का होना। मैंने पहले भी बताया था, काम तुम्हारा व्यवसाय के प्रारूप में होना चाहिए। अब व्यवसाय कैसे होते हैं? कुछ खरीदने बेचने के व्यवसाय हो सकते हैं, कुछ सर्विस देने के व्यवसाय हो सकते हैं, बैंकिंग व्यवसाय हो सकते हैं। तो व्यवसाय का होना ज़रूरी है। जहाँ व्यवसाय नहीं होगा वहाँ साझेदारी नहीं हो सकती है। मान लीजिए आप 2 लोग मिलके और 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके बैंक में जमा कर दो और कोई व्यवसाय चालू मत करो, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं है। बस तुम्हारा कंबाइंड पैसा जमा है, उसको तुमने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है जिसकी वजह से तुम पैसे कमा सको। तो व्यवसाय का होना ज़रूरी है। अगला क्या है? पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल एजेंसी। इसका क्या मतलब है? आपसी जो संबंध है ना, वो पारस्परिक तौर पर होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, एक दूसरे को उसकी बात का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3 पार्टनर हैं और 2 को तो सारे अनुबंध पता हैं, लेकिन एक पार्टनर जो तीसरा है उसको कुछ पता ही नहीं है।
किसको कितना हिस्सा देना है, किससे कितना हिस्सा लेना है, किसकी कितनी कैपिटल है, किसको कितना प्रॉफिट है, तीसरे वाले को कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या है, वो तीसरा वाला जो पार्टनर है वो अननोन पार्टनर है, उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसको पूरे पार्टनरशिप के बारे में पता ना हो। अगला क्या दे रखा है, लाभ का बंटवारा। मैंने पहले ही बताया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कि पार्टनरशिप में क्या रहेगा, 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा लगाएंगे और फ्यूचर में प्रॉफिट बांटने का वो काम करेंगे। तो ये सारी की सारी विशेषताएं पार्टनरशिप में होने वाली है। बात समझ में आ गई? ठीक है, लिखना है इनके बारे में, लिखो। अब एक काम की बात समझो, मानो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया साझेदारी फर्म से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए। तो साझेदारी फर्म की पहले डेफिनेशन दो, कोई एक एग्जाम्पल दो, उसके बाद में आपको विशेषता का हेडिंग लिखना है और उसके बाद में ये 5 विशेषताएं, 4 या 3 जो भी आपको याद हैं उनको पहले एक साथ लिख लो और फिर 1 बाय 1 सबकी हेडिंग एक्सप्लेन करो। गलती से ये नहीं करना है कि विशेषता का हेडिंग यहाँ लिखा, नंबर 1 लिखा, इसके बारे में एक्सप्लेन किया, नंबर 2 लिखा, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ऐसे नहीं, पहले सारी हेडिंग एक बार में लिख लो, हेडिंग को लिखने के बाद में फिर 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करो। तो एग्जामिनर क्या करता है कि शुरू में ही सारी हेडिंग पढ़ लेता है वो, और एक हेडिंग की थ्योरी पढ़ेगा, बच्चे ने लिखा क्या है, फिर सारी हेडिंग खुद चेक कर देगा, सब हेडिंग को नहीं पढ़ेगा। इसमें तुमको बेनिफिट है, एक तो एग्जामिनर को पहले बात समझ में आ जाएगी, और पहले बात समझ में आएगी तो नंबर वो पूरे देने की कोशिश करेगा। और तुमने अगर हेडिंग बाई हेडिंग नहीं लिखा, तुमने साथ के साथ एक्सप्लेन किया, तो उसको सारी हेडिंग पढ़नी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा उसका, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको हेडिंग पहले ही लिख लेनी है। 2 फायदे हो जाएंगे, एग्जामिनर भी खुश, आपकी कॉपी भी भर जाएगी। समझ गए? समझो, नया टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। अभी हमने पढ़ा था ना एक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ा था, ये उसी का पार्ट है। वहाँ पे हमने सिर्फ एक हेडिंग पढ़ी थी, क्या विशेषताएं होती है, यहाँ पे इसके बारे में पूरा पढ़ना, साझेदारी संलेख होता क्या है। मैंने साझेदारी संलेख के बारे में तो बताया था कि है क्या, हम शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, नियमों की एक किताब। साझेदारी संलेख क्या है, नियमों की एक किताब। जिन लोगों ने साझेदारी फर्म बनाई है, उस साझेदारी फर्म के कुछ ना कुछ रूल रहे होंगे, है ना। रूल क्या है, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, कंपनी क्या काम करेगी या फर्म क्या काम करेगी, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, किस रेशो में बांटेंगे, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा, कोई फर्म से बाहर कैसे जाएगा, फर्म में नया पार्टनर कैसे आएगा, ये सारे रूल ही तो होते हैं। तो साझेदारी संलेख क्या है, किसी भी फर्म के नियमों की किताब। तो जितने भी नियम जहाँ लिखे हुए हैं, वो नियम वाली किताब जो, उसको क्या बोलेंगे, साझेदारी संलेख। बात समझ पा रहे हैं वाली? अब ये जो किताब है, ये किताब लिखित भी हो सकती है और ये किताब मौखिक भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लिखित ही रखेंगे, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मौखिक ही रखेंगे। वो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो मौखिक रखो और आप चाहो तो लिखित रखो। लास्ट में मैंने बताया कि लिखित इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि आगे चलकर आपसी विवाद ना हो, आपसी झगड़े ना हो, इसीलिए आवश्यक क्या है कि आप उसको लिखित रखेंगे। लेकिन कानून की दृष्टि में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप इसको लिखित रखें या मौखिक रखें। ऐच्छिक है आपके लिए, ये क्या है आपके लिए, ऐच्छिक। ठीक है, चलिए अब नियमों की किताब में लिखा क्या होता है वो हमको समझना है। ठीक है, समझो क्या क्या लिखा होता है नियमों की किताब में। पहला, साझेदारी फर्म का नाम, जो साझेदारी फर्म है उसका नाम लिखा होगा। दूसरा, साझेदारों के नाम व पता एवं हस्ताक्षर, हर एक साझेदार का नाम लिखा होगा, हर एक साझेदार का पता जिससे उसे कांटेक्ट किया जा सके, और उसके हस्ताक्षर। हस्ताक्षर क्यों? क्योंकि आगे चल के वो ये ना बोले कि भाई मैंने तो ये पढ़ी नहीं थी, मेरे को तो इसमें जानकारी नहीं थी, आपने कुछ भी लिख लिया है, तो इसलिए साइन करा लिए जाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये तुमने बुक पढ़ी है, तुमको सारे रूल के बारे में पता है। इसके बाद अगला क्या है, साझेदारी व्यवसाय का प्रारूप। प्रारूप से मतलब है कि कौन से टाइप की साझेदारी कर रहे हैं, वो वस्तु का व्यापार कर रहे हैं या सेवा का व्यापार कर रहे हैं या फिर वो बैंकिंग वाला व्यापार कर रहे हैं, तो ये उसमें लिखा होगा। नंबर 4, साझेदारों की पूंजी,
उन्होंने कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। अगला, पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज की दर। अगर किसी ने पूंजी लगाई है तो पूंजी पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, किसी ने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन पढ़े हैं ना पार्टनरशिप में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पहले से डिसाइडेड होता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। इसके अलावा वेतन की व्याख्या। ऐसा भी हो सकता है कि किसी साझेदार को वेतन मिले। वेतन किस कंडीशन में मिलता है, मानो एक बात समझो आप, इधर ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इसने 1 लाख रुपए लगाया, इसने 1 और इसने 1 लाख रुपए लगाया। अब इन तीनों में से कोई एक साझेदार या कोई दो साझेदार वेतन पाने के अधिकारी होते हैं, उनको अधिकार होता है कि उनको वेतन मिले। क्यों? ए व्यक्ति ने 1 लाख रुपए तो लगा दिया, लेकिन बिजनेस को चलाने में वो कैपेबल नहीं है, वो चला नहीं सकता, वो ऑफिस में बैठ नहीं सकता, लोगों से बात नहीं कर सकता, मैनेजमेंट नहीं देख सकता है ना, चीज़ों को बेच नहीं सकता, कस्टमर नहीं बना सकता है। तो इसका काम क्या है, सिर्फ 1 लाख रुपए लगाने का, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ये व्यक्ति है, ये भी सेम ऐसा ही है, आती सारी चीज़ें इसको, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं रह सकता, ये कहीं बाहर रहता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या है कि इसने रुपया भी लगाया है, ये पर डे ऑफिस में भी बैठ रहा है, लोगों से भी बात कर रहा है, चीज़ों को मार्केट में बेच भी रहा है, तो इन दोनों से तो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए। या तो इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो इसको इसके काम के बदले में सैलरी मिलेगी। समझ पा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि 3 पार्टनर हैं, उन्होंने कोई बिजनेस किया, लेकिन एक नए व्यक्ति को वहाँ का मैनेजर बना दिया, जो पार्टनर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे काम कर रहा है। वो बिजनेस किसी और का है, ऑनर कोई और है, बिजनेस का मालिक कोई और है, लेकिन एक व्यक्ति जो वहाँ का देखभाल कर रहा है, चीज़ों को संभाल रहा है, बिजनेस को चला रहा है, वो मैनेजर है वहाँ का, तो उसको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो सी ने कहा आप तीसरा व्यक्ति मत रखिए, मैं आपका ये वाला काम कर दूंगा, तो सी को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है वेतन की व्याख्या। अगर किसी व्यक्ति को वेतन दिया जाएगा तो किस बेसिस पे दिया जाएगा, वो इसमें लिखा होगा। बात समझ पा रहे हैं? आगे, लाभ तथा हानि के बंटवारे की व्याख्या। अगर पार्टनरशिप फर्म में कभी भी लॉस होता है, कभी भी प्रॉफिट होता है, तो किस रेशो में बांटे जाएंगे, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, है ना। पूंजी का रेशो भी हो सकता है, बराबर बराबर भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि सब कुछ साइलेंट होता है तो बराबर बराबर बांटते हैं, या रेशो दिया होता है 4 3 2 1 ऐसे, है ना। तो क्या रेशो रहेगा वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है कंपनी में, फर्म में, है ना। समझ रहे हैं तक बात को? अगला और क्या हो सकता है, नए साझेदार के प्रवेश पर नियम। अगर कोई नया साझेदार आएगा तो क्या नियम लागू होंगे। और क्या हो सकता है, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो उसका क्या रूल है, यदि किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसका क्या रूल है ना। और सबसे लास्ट, साझेदारी फर्म या साझेदारी के समापन की व्याख्या। ये आपको लास्ट वाला थोड़ा समझना है। साझेदारी फर्म का विघटन या समापन एक अलग बात है, और साझेदारी का विघटन और समापन एक अलग बात है। दोनों को समझो। एक एग्जांपल समझाता हूं। मानो ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं, और तीनों के बीच में क्या संबंध है, साझेदारी का संबंध है। अगर किसी वजह से सी वाला जो पार्टनर है बेटा ये रिटायर हो जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो बाकी 2 लोग तो साझेदारी फर्म को चला रहे हैं ना। अभी फर्म को चलाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, 2। तो 2 लोग हैं, भी 2 लोग फर्म को चला रहे हैं। तो जब फर्म एज इट इज काम करेगी पहले के जैसे, फर्म बंद नहीं होगी, तो सिर्फ होगा साझेदारी का विघटन। जो आपसी समझौता है वो आपसी समझौता खत्म होगा। किसके बीच में, ए, बी और सी के बीच में समझौता है वो खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं जब पार्टनर जाएगा तो ये क्या है, साझेदारी का समापन। साझेदारी का
लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि फर्म अब काम कर ही नहीं सकती है, फर्म ही खत्म करनी पड़ेगी, तब वो साझेदारी फर्म का समापन होगा। वो कब होगा? ये दोनों ही छोड़ के चले जाएं। तो अकेला व्यक्ति साझेदारी फर्म नहीं चला सकता है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, या गवर्नमेंट साझेदारी फर्म को बंद कर देती है, या तीनों मिलके साझेदारी फर्म को बंद कर देते हैं ना। तो जब हम साझेदारी फर्म का विघटन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे पढ़ेंगे सारी चीज़ें, कैसे कैसे विघटन होता है। ठीक है, तो अभी क्या समझना है कि जब कोई एक पार्टनर जाए, फर्म ऐसे ही काम करती रहे, तो सिर्फ साझेदारी का समापन, लेकिन फर्म ही बंद हो जाए तो साझेदारी फर्म का समापन। तो वो रूल भी यहाँ लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में, फर्म का विघटन होगा तो कैसे होगा, और सिर्फ साझेदारी का विघटन होगा तो कैसे होगा। ये है पार्टनरशिप डीड, नियमों की किताब। बात आ गई सबको समझ में? कोई डाउट? ठीक। हाँ, साझेदारी संलेख आएगा तो पहले ये बताना साझेदारी संलेख है क्या। तो साझेदारी संलेख नियमों की किताब है जो साझेदारों के लिए नियम बताती है। इसमें किन बातों का लेखा जोखा होता है, वो सारी बातें ये हैं। समझ गए बात में? ठीक है। अब एक नया टॉपिक बनता है इसी के बेसिस पे, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का ये, कि अगर किसी वजह से साझेदारी संलेख ना हो, किसी वजह से साझेदारी संलेख ना बनाया हो, नियमों की किताब ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब कोई प्रावधान है क्या आपके पास में? हाँ, जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो प्रावधान होता है। अगर किसी वजह से साझेदारी संलेख आपने नहीं बनाया है तो उसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होगा और वहाँ टेबल F, तालिका F में जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे लागू हो जाएंगे। हाँ, एक नियम की तालिका है वहाँ पे भी, जो अधिनियम है, अधिनियम तो बहुत सारा होता है ना, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, तो वहाँ पे एक टेबल F है। टेबल F में जितने भी नियम लिखे गए हैं वो सारे के सारे साझेदारी से रिलेटेड जो भी हो साझेदारी में लागू हो जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हैं आप? कब लागू होंगे? जब साझेदारी संलेख नहीं होगा, आपने नियमों की किताब नहीं बनाई होगी। बात आ गई समझ में एकदम? ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, साझेदारी संलेख के अभाव में। ठीक है।